हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का कार्बन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या होता है? देखो क्या होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्सर्जित ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा से स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन को संपन्न कराने का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है एवं विद्युत ऊर्जा से स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन को संपर्क कराने का जो अध्ययन होता है उसे ही अपन वैद्युत रसायन कहते हैं। इसमें विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध व इनमें अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब जो वैद्युत रसायन है इसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के मध्य जो संबंध है और उसमें जो अंतर परिवर्तन है कि किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन रही है और किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। वैद्युत रसायन में मुख्यतः अपचय रिएक्शन होती है, रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन वैद्युत रसायन में होती है। तो वैद्युत रासायनिक शेल क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक शेल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो विद्युत रासायनिक शेल है ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इन्हें वोल्टिक या गैल्वेनिक शेल भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वोल्टिक शेल होते हैं और गैल्वेनिक शेल होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका गैल्वेनिक शेल। इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गैल्वेनिक शेल है वो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनिक शेल में स्वतः स्फुट रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। जो गैल्वेनिक शेल है उसमें स्वतः स्फुट होने वाली सभी रेडॉक्स टाइप की रिएक्शंस होती है। गैल्वेनिक शेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड तथा कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। जो गैल्वेनिक शेल है इसमें अधिक विभव वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका तो एनोड बनाते हैं और कम विभव वाला इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड बनाते हैं। अब जो विभव क्या है वो आगे टॉपिक आएगा कि किस प्रकार से अधिक विभव को एनोड बनाना है और किस प्रकार से कम विभव वाले को कैथोड बनाना है। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। जो आपका एनोड है उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड के ऊपर अपचयन होगा। गैल्वेनिक शेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक शेल है उसमें एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जो गैल्वेनिक शेल में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तथा आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं। जो गैल्वेनिक शेल है उसका जो बाह्य परिपथ है ये वाला, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ गति करता है और आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से वापस आता है एनोड की तरफ। गैल्वेनिक शेल की बनावट है, ये एक चित्र है। इसमें अपने पास दो बीकर है जिसमें से एक बीकर में जिंक की छड़ लगी हुई है और इसमें जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का है। दूसरे बीकर में कॉपर की छड़ लगी हुई है, कैथोड जिसको बनाए थे, और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में यूं आकार की उल्टे यूं आकार की नली है, उसको लवण सेतु बोलते हैं। ये अगार अगार जेल और केसीएल इसमें भरा हुआ रहता है। इसमें एक बाह्य परिपथ से इसको जोड़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है और जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह है कैथोड से एनोड की तरफ होता है और इसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। अब इस सेल में क्या हो रहा है, इस सेल को बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। जिंक सल्फेट में एक जिंक धातु की छड़ को डुबाना है तथा दूसरी कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर दोनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं और दूसरी कॉपर की छड़ है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं और दोनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। तो अपना सेल बनकर तैयार हो जाता है। इस सेल का अर्ध सेल जिंक इलेक्ट्रोड तथा दूसरा अर्ध सेल कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। आधा सेल तो जिंक इलेक्ट्रोड का बना हो गया और दूसरा आधा सेल है वो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ हो गया। इन दोनों अर्ध सेलों को केसीएल लवण सेतु द्वारा जोड़ने पर पूर्ण सेल बनता है और जो दोनों सेल है जिंक इलेक्ट्रोड वाला और कॉपर इलेक्ट्रोड वाला, जब इन दोनों को केसीएल लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं तो अपने पास पूर्ण सेल बन के आ जाता है। किसी धातु के तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जिंक इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। जब धातु की तार से इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो एनोड तो जिंक इलेक्ट्रोड का था और कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड का था, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयन के रूप में विलयन में जाने लगता है। जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Zn+2 में चला जाएगा और विलयन में जाने लग जाएगा और विलयन की Cu+2 आयन Cu
के रूप में जमा होने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और जो विलयन है कॉपर सल्फेट का, उसमें Cu+2 आयन है, वो Cu की फॉर्म में कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होने लगते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा से अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है किसी भी सेल के द्वारा। अब इसमें क्रियाविधि क्या हो रही है, मैकेनिज्म देखो इसकी, कि एनोड था, एनोड के ऊपर क्या हुआ, जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन कैथोड के ऊपर क्या है, विलयन का Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऊपर वाला जो जिंक वाला है ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर वाले में क्या होता है हमेशा रिडक्शन। ये तो कैथोड था, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब गैल्वेनी सेल की अभिक्रिया स्वतः अपचयन अभिक्रिया होती है। गैल्वेनी सेल है उसमें स्वतः टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, अर्थात इनकी जो गिब्स ऊर्जा का मान है वो ऋणात्मक आता है। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसे एनोड कहते हैं। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को जब जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रोड जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर ऑक्सीकरण हो रहा है, उसे इलेक्ट्रोड को अपन एनोड बोल रहे हैं। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड था कॉपर वाला उसके ऊपर अपचयन होता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जब इसकी नेट शेयर रिएक्शन लिखते हैं तो क्या आती है, Zn+Cu+2 Zn+2 Cu। जो ये वाला है ये तो हो गया इसका रिडक्शन, और जिंक में हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिंक वाला ये तो होता है एनोड के ऊपर और कॉपर में होता है ये कैथोड के ऊपर। अब देखो ऑक्सीकरण विभव क्या है, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड है वो अपने विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसके प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी उसका ऑक्सीकरण विभव उच्च होता है। कोई भी इलेक्ट्रोड है जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति या ऑक्सीकरण विभव ही हमेशा उच्च होगा। तो जिंक यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कर रहा है तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। तो इसका जो ऑक्सीकरण विभव है वो कितना होता है, प्लस का 0.76 वोल्ट आता है। अपचयन विभव किसे कहते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति का माप अपचयन विभव कहलाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विलयन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी जो प्रवृत्ति है इसी को अपन अपचयन विभव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है और इसका जो अपचयन विभव है वो कितना आता है, प्लस का 0.34 वोल्ट आता है। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धातु इलेक्ट्रोड व धातु विलयन के मध्य आवेशों के पृथक्करण के फलस्वरूप उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अपने पास धातु इलेक्ट्रोड था और जो धातु का विलयन था उनके बीच में आवेशों के पृथक्करण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसी को अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब एक कोई सेल है उसका निरूपण किस प्रकार करते हैं, देखो सबसे पहले तो सेल में अपन एनोड लिखते हैं, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और लास्ट में लिखते हैं कैथोड, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब एनोड के ऊपर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, तो जिंक का ऑक्सीकरण होके क्या बन गया अपने पास Zn+2 आ गया। कैथोड के ऊपर अपचयन या रिडक्शन हो रहा था तो Cu+2 का रिडक्शन हो गया, Cu बन गया। ठीक है, अब जो ये बीच में एक डंडापन लगाए हैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विलयन की आंतरिक प्रावस्था बताता है। जो एक है ये डंडा ये क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रोड विलयन है उसकी आंतरिक प्रावस्था को बताता है। जो बीच में डबल डंडे हैं ये क्या बताता है, लवण सेतु है। और C1 एंड C2 यहाँ है, C1 एंड C2 आता है, ये क्या है, विलयनों की सांद्रता को बताता है। अब देखो लवण सेतु क्या है, लवण सेतु कांच की यूं आकार की एक नली होती है जिसमें KCl, KNO3, NH4Cl इत्यादि से संतृप्त अगार अगार जेल भरा होता है। अब लवण सेतु है एक यूं आकार की कांच की नली है जिसमें क्या भरा होता है, KCl होता है, KNO3 होता है, NH4Cl इत्यादि से संतृप्त अगार अगार जेल भरा हुआ रहता है। KCl, KNO3 आदि अक्रिय विद्युत अपघट्य होते हैं। इसमें अक्रिय रूप से दो लेते हैं, KCl और KNO3। अब लवण सेतु का कार्य क्या होता है कि इसको क्यों लेते हैं, तो ये सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। जब तक ये लवण सेतु नहीं लगाएंगे तो सेल कार्य नहीं करेगा, तो इसके परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु काम में लेते हैं। यह दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अगर दोनों अर्ध सेल है उनकी विद्युत उदासीनता को बनाना है तो अपने को लवण सेतु लगाना ही पड़ेगा। यह द्रव द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है, और जो द्रव द्रव संधि विभव है वो उत्पन्न ना हो इसलिए भी लवण सेतु कार्य करता है। अब द्रव द्रव संधि विभव क्या है, देखो जब दो विद्युत अपघट्य के विलयन सीधे संपर्क में आते हैं तो दोनों द्रवों की संधि पर एक विभव उत्पन्न होता है।
जब दो विद्युत अपकट्टे हैं उनके विलयन अगर डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं तो दोनों द्रवों की संधि पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, जिसे अपन द्रव द्रव संधि विभव कहते हैं। इसकी प्रकृति हमेशा शेल के विभव का विरोध करती है और शेल को कार्य करने से रोकती है। अब जो द्रव द्रव संधि विभव है, इसकी प्रकृति क्या करेगी, शेल के विभव का विरोध करेगी और शेल को कार्य करने से रोकेगी। तो इसको द्रव द्रव संधि विभव को कम करने का कार्य कौन करता है, लवण सेतु करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कोई अपना अर्ध सेल है, उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन है और सांद्रता 1 मोल लीटर इनवर्स है। तो इस सांद्रता के ऊपर धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोड से प्रदर्शित करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा क्या है, इसे डिनोट करेंगे ई नोड से। यदि शेल की अर्ध अभिक्रिया को अपचयन के रूप में व्यक्त करे तो इसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। अगर कोई शेल की अर्ध अभिक्रिया है उसको अपचयन के रूप में ले रहे हैं, यानी जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कौन से इलेक्ट्रोड का ले ले, रिडक्शन वाले का ले ले, अपचयन वाले का ले ले, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का ले ले, तो उसको क्या कहेंगे, मानक अपचयन विभव कहते हैं। वो इसे डिनोट करेंगे किससे, इनोट रिडक्शन से। इनोट रिडक्शन से इसको व्यक्त करते हैं। यदि शेल की अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में व्यक्त करें, अगर जिंक वाले इलेक्ट्रोड के लिए ले तो जिंक वाले पे क्या हो रहा था, एनोड बनाए थे और वहां ऑक्सीकरण हो रहा था। अगर ऑक्सीकरण वाले अर्ध अभिक्रिया के लिए इसको ले ले तो इसको क्या बोलेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं और इसे ई नोट ऑक्सीडेशन द्वारा लिखा जाता है। अब शेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है, देखो। खुले परिपथ में जब शेल में कोई विद्युत धारा प्रभावित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब परिपथ खुला हो और शेल में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का संचालन नहीं हो रही है, कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसके अंतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल है ई नोड शेल, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अगर आपको ई नोड शेल याद करना है तो ई नोड कैथोड में से ई नोड एनोड घटा दो तो अपने पास ई नोड शेल आ जाएगा। अब शेल विभव या विभवांतर व ईएमएफ में अंतर देखो, शेल विभव क्या है और ईएमएफ है, दोनों में डिफरेंस दे रखा है। तो किस प्रकार है डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर जब शेल में धारा प्रवाहित होती है, यानी दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच विभव का अंतर लेना है, वो कब लेना है, जब शेल में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, शेल विभव कहते हैं। ईएमएफ क्या होगा, वह विभवांतर जिसमें शेल में विद्युत धारा प्रवाहित न हो, ईएमएफ कहलाता है। यानी ऐसा विभवांतर जिसमें शेल में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का संचालन नहीं हो रहा है, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उसे ईएमएफ कहते हैं। विभवांतर का मान शेल की अधिकतम वोल्टता से कम होता है। अब जो विभवांतर का मान है शेल विभव के लिए, उसका मान हमेशा शेल की अधिकतम वोल्टता से कम आएगा, लेकिन ईएमएफ का मान अधिकतम वोल्टता ही होती है। अगर ईएमएफ है वो शेल की कोई भी शेल है उसकी अधिकतम वोल्टता ही क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। विभवांतर से अधिकतम कार्य प्राप्त नहीं होता है। अगर विभवांतर से देखें तो शेल का अधिकतम कार्य ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ईएमएफ में अधिकतम कार्य ज्ञात कर सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचई क्या होता है। अब सबसे पहले तो एसएचई की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज देखो कि अपने को ऐसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और अपने को क्या याद करना है, उसका ईएमएफ याद करना है। तो ईएमएफ उसका अपन डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, तो ईएमएफ याद करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, या तो ऐसा कोई इलेक्ट्रोड हो जिसका अपने को ईएमएफ ऑलरेडी पता हो, या फिर ऐसा कोई इलेक्ट्रोड हो जिसका ईएमएफ 0 आए। तो इस कंडीशन में अपन दिए भी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ याद कर सकते हैं। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एसएचई है, इसका हमेशा ईएमएफ 0 आता है। तो इसको किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़कर जो दिया हुआ नया इलेक्ट्रोड है उसका ईएमएफ आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस प्रकार से बना होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो मानक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोड में एक कांच की नली में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम पत्थर या प्लेटिनीकृत प्लेटिनम होता है। मानक हाइड्रोजन एसएचई है आपका, उसमें एक कांच की नली होती है और उसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम पत्थर होता है। यह इलेक्ट्रोड बीकर में रखे अम्लीय विलयन में डूबा रहता है। अब जो ये इलेक्ट्रोड है किसी बीकर में रखे हुए अम्लीय विलयन में डूबा रहता है एवं इसमें 298 केल्विन ताप पर एक बार पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है।
और जो बीकर है उसके अंदर 298 केल्विन ताप पर एक बार पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस है उसको प्रोवाइड किया जाता है और अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनके तैयार हो जाता है। हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रता स्थिर 1 इकाई रखी जाती है। अब जो हाइड्रोजन है उसकी अपचयित अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था है, दोनों ही कंडीशंस में इसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो हमेशा 1 रखी जाती है। विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन गैस का दाब है वो 1 बार रखते हैं हमेशा, और हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो 1 मोलर रखी जाती है। एसएचई में ऑक्सीकरण या अपचयन प्लेटिनम पर्णिका पर होता है। ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा हाइड्रोजन का, वो हमेशा प्लेटिनम की पर्णिका है उसके ऊपर ही होता है। अतः एसएचई एनोड या कैथोड दोनों का कार्य कर सकता है, और इस कारण से ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए एसएचई है वो एनोड का कार्य भी करती है और कैथोड का कार्य भी करती है। अब देखो इसका एसएचई का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसको बनाते हैं कि अपना ये कोई बीकर है, उसके अंदर ये कोई कांच की एक नली ट्यूब लगी हुई है। इसमें यहाँ से तो H2 गैस इसमें प्रोवाइड करते हैं 1 बार दाब के ऊपर। बीच में जो ये वाली है ये प्लेटिनम की एक छड़ होती है और नीचे प्लेटिनम पर्णिका लगी हुई है, ये वाली प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम। और जो ये इसका सॉल्यूशन है वो 1 मोलर H प्लस विलयन होता है। HCl का अम्लीय सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होता है। तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, H2 है वो कन्वर्ट हो जाता है 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कैथोड पे क्या होता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर SHU को अपन एनोड के रूप में ले रहे हैं तो एनोड में लेंगे तो क्या होगा, एनोड के ऊपर ले लिए तो एनोड की जगह अपन क्या किए SHU को लगा दिए, और कैथोड के ऊपर कॉपर ले रहे तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में ले लिए। यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ HCl का विलयन है। बीच में जो ये लवण सेतु है, अगार अगार सेतु भरी हुई है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है या वोल्टमीटर है। अब इसमें क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं और विद्युत धारा है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो एनोड है वहां रिएक्शन कौन सी हो रही है, H2 कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या हो जाएगा EH2H प्लस बराबर 0, क्योंकि इसका EMF हमेशा 0 आता है। और Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा Cu प्लस 2 Cu, इसका अपने को निकालना होता है। तो ECl बराबर क्या आएगा, E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ क्या था, कैथोड क्या ये वाला है, तो ECu प्लस 2 Cu, और ये क्या हो जाएगा माइनस EH2H प्लस हो जाएगा। इसका मान हमेशा 0 आता है। तो जो आपका ECl है उसकी वैल्यू आ जाएगी ECu प्लस 2 Cu। ये तो किसके रूप में हो गया, SHE एनोड के रूप में हो गया। अगर SHE को कैथोड के रूप में ले तो अपन जो एनोड है वो जिंक का ले रहे थे, तो जिंक का ये एनोड ले लिए, कैथोड के रूप में SHE को ले लिए। अब क्या हुआ, इसमें वही है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, और धारा का प्रवाह है कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। अब इस समय क्या होगा, जो एनोड है उसके ऊपर रिएक्शन कौन सी हुई थी, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा Zn प्लस 2। यहाँ कैथोड के ऊपर क्या हुआ 2H है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या बनेगा EH प्लस H2 बन जाएगा। ECl बराबर क्या आएगा E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड क्या था यहाँ ये वाला है, और एनोड कहाँ है ये वाला है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा EH प्लस H2 माइनस EZnH2 प्लस। अब यहाँ इसकी वैल्यू है वो 0 होती है, 0 हो गई तो अपने पास क्या आया ECl माइनस का बचेगा, ECl बराबर माइनस है EZn प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि EZn प्लस 2 बराबर माइनस ECl, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, यदि विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव SRP को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बढ़ता क्रम कैसे, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, तब हमें एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी अलग अलग इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव है SRP है, उसको अगर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दे, बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो अपने पास एक सीरीज बन के आएगी। उस सीरीज को ही क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। और बढ़ता हुआ क्रम कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होना चाहिए। अब देखो ये कोई अलग अलग इलेक्ट्रोड है और उनके मान दे रखा है कि इलेक्ट्रोड सबसे पहले लिथियम का है, फिर इसका अर्धशेल दे रखा है और मानक अपचयन विभव दे रखा है।
अब इसमें टोटल देखिए तो अपने पास 24 के आसपास इलेक्ट्रोड है और उनका मानक अपचयन विभव दे रखा है और उनकी अर्धशैल रिएक्शन भी दे रखी है। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसको याद कैसे करें विद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो सुनो। देखो लिथियम के लिए आता है ले के बारात से काना मजे से आला मन जो। जिंक के लिए जो आ गया, सीआर के लिए करे फेंक दे, को नी सुने प्रभु, हाइड्रोजन। फिर जो ये 3-4 है ना नीचे वाले, इनके लिए आता है सी एच एपीयू एपीए। और सबसे लास्ट में आप देखोगे तो सबसे लास्ट में है क्लोरीन वाला है। तो सबसे ज्यादा विद्युत रासायनिक में अगर मान देखेंगे तो किसका आ रहा है, F2 का आ रहा है कितना, प्लस का 2.87 वोल्ट आ रहा है। और सबसे कम देखेंगे वो किसका है, लिथियम का है। लिथियम का कितना आ रहा है, माइनस का 3.05 वोल्ट आ रहा है। तो ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। तो इसको जब तक याद नहीं करोगे तब तक आगे इसकी वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। अब देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें किस प्रकार से क्या क्या होता है वो देखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है जबकि अपचायक क्षमता घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, लिथियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकारक क्षमता तो बढ़ जाती है और अपचायक क्षमता घट जाएगी। तो एल आई प्लस है, ये तो क्या होगा, प्रबलतम अपचायक हो गया और दुर्बलतम ऑक्सीकारक हो गया। एफ माइनस है, ये क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक हो जाता है और दुर्बलतम अपचायक हो जाता है। ईसीएस में कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु की आयनों को विलयन में से प्रतिस्थापित कर सकता है। जो ऊपर स्थित धातु है वो नीचे स्थित धातु को उसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर देगी। जैसे Zn है, अगर कॉपर का कोई भी विलयन है उसमें से जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। ये अगर सीधी रिएक्शन देंगे तो Zn है, वो प्लस से Cu+2 से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, Zn+2 और Cu बना रहा है। वे सारी धातुएं जो एस में SHE से ऊपर आती है, यानी वे सभी की सभी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है SES में, वे अम्लों के साथ क्रिया करके या फिर अम्लों के संपर्क में आने पर H2 गैस मुक्त करती है। यानी जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आ गई वो क्या करती हैं, अम्लों से रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब हम सेल बनाते हैं तब 2 इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है। यानी सेल बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रोड तो अनिवार्य है, बिना 2 इलेक्ट्रोडों के फिर सेल ही कैसे बनेगा। तो 2 सेल जो बनाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, जो इलेक्ट्रोड ईसीएस में ऊपर आता है वह एनोड का कार्य करता है तथा जो इलेक्ट्रोड ईसीएस में नीचे आता है वह कैथोड का कार्य करता है। यानी अपने को यह पता चला गया कि ईसीएस में जो इलेक्ट्रोड है तो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा उसका एनोड बनेगा और जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है उसका हमेशा कैथोड बनेगा। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ आ रहा है तो आप ये नहीं बना पाओगे कि किसका तो एनोड बनाना है और किसका कैथोड बनाना है। तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी पड़ेगी। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब देखो 5th टॉपिक क्या है कि जो धातु ईसीएच में नीचे होती है वह विद्युत अपघटन करवाने पर तीव्रता से इलेक्ट्रॉन की सतह पर अवक्षिप्त हो जाती है। जो भी धातु ईसीएच में नीचे की तरफ स्थित होती है, जैसे ही उनका विद्युत अपघटन करवाएंगे तो ये क्या है, तेजी से इलेक्ट्रोड की सतह के ऊपर अवक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है। तो कौन कौन सी धातु है, Ag+ सबसे ज्यादा अवक्षेपित होती है, फिर Cu+2, फिर H+, फिर Zn+। जो धातु ईसीएच में नीचे होती है उन धातु के ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी ईसीएच में नीचे स्थित जितनी भी धातुएं हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ये चीज भी नहीं है। ये थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी धातु ऑक्साइड अगर उसका धीरे धीरे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए रख रहा है, तो जितने टेम्परेचर पर वो अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए हुए रखा है उसको ही क्या बोलते हैं, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, Ag2O, CuO, Zn, ये सबसे कम हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है कि जिंक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखने पर उसका नीला रंग समाप्त हो जाता है, क्यों? कि जैसे ही जिंक पात्र में कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो कॉपर सल्फेट है, उसकी रिएक्शन हो रही है जिंक से, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को जब जिंक धातु के पात्र में रखने पर उसका नीला रंग समाप्त हो जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वह यह कॉपर धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। अभी आप हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, तो उसमें जिंक तो क्या होता है, ऊपर स्थित होता है और कॉपर जिंक से नीचे होता है। तो जो ऊपर वाली धातु है वो नीचे वाली धातु को आसानी से प्रतिस्थापित कर देती है। इस कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को जिंक आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है और खुद क्या बनाता है, कॉपर जिंक सल्फेट बनाता है। इसलिए जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या आयरन धातु के पात्र में निकल सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है या नहीं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या है कि आयरन है तो उसमें क्या करना है, निकल सल्फेट को रखना है। तो जो आयरन है वो निकल को प्रतिस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है और Na बनाता है। तो आयरन धातु निकल से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन ऊपर स्थित होता है और निकल नीचे स्थित होता है। अतः यह निकल धातु को उसके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। इस कारण है आयरन धातु के पात्र में निकल सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। तो क्या होगा कि जब आयरन धातु के पात्र में निकल सल्फेट का विलयन रखेंगे तो निकिल क्या है, आयरन से कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील क्यों है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन तो ऊपर स्थित होता है और निकल नीचे स्थित होता है। इस कारण से आयरन आसानी से निकल को उसके विलयन से सॉल्यूशन से प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए आयरन के पात्र में कभी भी निकल सल्फेट को नहीं रखते। मैग्नीशियम धातु के इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल का निर्माण कीजिए, निम्न को समझाइए। अब अपने को मैग्नीशियम धातु दे दिया और उसको जोड़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अगर आपको ये पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है या नीचे आता है, तो आप इसका निर्माण है, किसी भी सेल का निर्माण आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि अगर आपको पता ना हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो आप ये बनाने में कंफ्यूजन रहोगे कि हमें कैथोड तो किसका बनाना है और एनोड किसका बनाना है। तो अब देखो, ये सेल का निर्माण करना है और निम्न बताना है, सेल भी वो बताना है, इलेक्ट्रॉन व धारा की दिशा बतानी है, अर्ध व कुल सेल अभिक्रिया बतानी है। अब देखो, जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है मैग्नीशियम, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो मैग्नीशियम का तो कैथोड बनता है और हाइड्रोजन का एनोड बनता है। तो ये वाला जो सेल है वो तो किसका है, एसएचई का है। और जो ये वाला अर्ध सेल है ये मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का अर्ध सेल का क्या बनाए हैं, कैथोड, और हाइड्रोजन का क्या बनाए हैं, एनोड बनाई है। यहाँ जो सोल्यूशन था वो किसका है, मैग्नीशियम सल्फेट का है। 1 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन है। बीच में लवण सेतु लगा दिए, बाह्य परिपथ में वोल्टमीटर जोड़ दिए। तो इलेक्ट्रॉनों का जो परिपथ है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो क्या से होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। और विद्युत धारा का प्रवाह है वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो देखो क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पूछा है सेल विभव। तो सेल विभव अपने को निकालना है। सेल विभव कैसे निकलेगा कि ई नोड सेल बराबर क्या होता है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड होता है। तो ई नोड सेल बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.36 प्लस 0 किसके लिए आ गया, एसएचई के लिए आ गया। तो अपने पास ई नोड सेल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 0.36 वोल्ट आ गई। अब मैग्नीशियम का आपको जब तक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ई नोड पता नहीं होगा तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसको आप ढंग से याद करो। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रभावित होता है, जबकि धारा कैथोड से एनोड की तरफ प्रभावित होती है। कोई भी गैल्वेनिक सोल है या उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ गति करते हैं और जो धारा है वो कैथोड से एनोड की तरफ चलती है। अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, H2 है, वो कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है Mg के अंदर। नेट शेल रिएक्शन लिखेंगे तो नेट शेल रिएक्शन क्या लिखते हैं, जो ये वाली रिएक्शन है इसका टोटली क्या होता है, नेट शेल रिएक्शन होता है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, H2 बच गया और Mg प्लस 2 बच गया। अब तीर की इस साइड में क्या बचा है, प्रोडक्ट वाली साइड में 2H प्लस बच गया और Mg बच गया। तो ये अपनी क्या आ गई, नेट सेल रिएक्शन आ गई। तो ऐसे आप किसी भी सेल के लिए नेट सेल रिएक्शन निकाल सकते हो कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है। दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो क्या आ जाएगी, अपनी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। निकाय Mg प्लस 2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि अपने पास मैग्नीशियम का कोई इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव अपने को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि अगर अपने को कोई एकल इलेक्ट्रोड दे दे और उसका अपने को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है, तो कैसे याद करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के लिए, तो उसको हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में SH के साथ में, तो किस प्रकार जुड़ेगा देखो। निकाय Mg+2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते। तो Mg मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है, इसको इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसको SH के साथ में जोड़ते हैं और इसका सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर या विभवमाप का प्रयोग करते हैं। तो बीच में अपन लगा रहे थे ना बाह्य परिपथ में वोल्टमीटर या विभवमाप, तो उसका प्रयोग किसमें करते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में करते हैं। SH का विभव शून्य होता है, जो SH है उसका विभव हमेशा शून्य होता है, अतः सेल का जो EMF आएगा वो किसके बराबर आएगा, दूसरी अर्ध सेल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की बराबर आ जाएगा, के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। अतः यहाँ Mg+2 Mg कैथोड के रूप में लेते हैं। कैथोड के रूप में क्यों लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है। अब देखो प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे युग्म बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकरण कर सकते हैं। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो तालिका है सारणी की, उसका निरीक्षण करना है आराम से, और ऐसे कोई युग्म बताना है जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को क्या कर दे, आसानी से ऑक्सीकृत कर दे। तो कौन कौन से हैं, Fe+3 Fe+2 के लिए ई नोड का मान 0.77 वोल्ट होता है, ये अपन ने देख लिया था इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अतः वे पदार्थ जिनके लिए ई नोड का मान इससे अधिक है, यानी 0.77 वोल्ट से जिन पदार्थों का मान के ई नोड का मान ज्यादा आएगा, वे आसानी से Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अतः मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका के आधार पर ये पदार्थ कौन कौन से हैं, Cr2O7-2 अम्लीय माध्यम में, जलीय Br2 या Cl2 और जलीय Ag+। तो ये जो तीनों हैं वो क्या कर सकते हैं, फेरस आयनों को ऑक्सीकरण कर सकते हैं आसानी से। अब देखो नेनसेट इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है। नेनसेट इक्वेशन क्या होता है, किसी सांद्रता तथा ताप पर NHE के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए नेनसेट ने एक समीकरण दिया जिसे नेनसेट समीकरण कहते हैं। कोई भी सांद्रता ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, उसके लिए NHE के सापेक्ष, NHE होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां लिए थे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके लिए सांद्रता भी फिक्स थी और टेम्परेचर भी फिक्स था। लेकिन यहाँ क्या करना है, कोई भी सांद्रता ले सकते हैं और कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, और कौन सा ले रहे हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो इसके सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए नेनसेट ने एक समीकरण दिया था जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेनसेट समीकरण कहते हैं। नेनसेट ने सेल विभव और सेल अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में एक संबंध स्थापित किया। जो नेनसेट है उसने सेल विभव के लिए और सेल अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है उनकी सांद्रता में एक रिलेशन बता दिया, संबंध बता दिया, जिसे क्या बोल रहे हैं, हमें नेनसेट समीकरण कहते हैं। माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो निम्न प्रकार की है। कोई रिएक्शन है, कोई सेल है, उसमें रिएक्शन हो रही है उत्क्रमणीय प्रकार की, यानी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो क्या हो रहा है, A+B से अभिक्रिया करके बना रहा है C और D। अब इसमें जो पहले A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइमेट्रिक गुणांक बोलते हैं। और जो कैपिटल ABCD है ये अणु परमाणु या आयन है। तो ऊष्मागतिकी के अनुसार क्या होता है कि डेल जी बराबर आता है डेल जी नोट प्लस RT ln थीटा, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब गिब्स ऊर्जा है वो उसके बराबर क्या होता है, डेल जी बराबर हमेशा आता है -NFE, इसको दे दिया इक्वेशन 2। मानक गिब्स ऊर्जा है डेल जी नोट, इसके बराबर होता है -NFE नोट, इसको दे दिया इक्वेशन 3। जब इक्वेशन फर्स्ट सॉरी 2 और 3 का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या आएगा अपने पास कि डेल जी है उसका मान तो क्या रखना है -NFE, डेल जी नोट है इसका मान रखना है -NFE नोट। तो क्या बन के आएगी नई इक्वेशन, -NFE बराबर आ जाएगा -NFE नोट प्लस RT ln थीटा आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ से NF को हटाना है, तो NF हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ NF का भाग दे दूं, तो NF से भाग देने पर, तो NF से भाग देंगे तो क्या बन के आएगा -NFE अपॉन -NF बराबर -NFE नोट अपॉन -NF प्लस RT ln अपॉन -NF। अब यहाँ से NF से NF कट गया, इस NF से ये NF कट गया, यहाँ NF से NF नहीं कटेगा क्योंकि इधर कोई NF नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली E बचा, तो E बराबर E नोट माइनस, अब ये वाला जो माइनस है और इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा,
माइनस आर टी एल एन थीटा अपॉन एन एफ आ गया। अब यहाँ देखो जो डेल जी है इसको तो बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, डेल जी नोट को बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। F बराबर फेराडे होता है जिसका मान क्या होता है 96,500 कूलाम पर मोल होता है। E बराबर सेल विभव है, E नोट बराबर मानक सेल विभव है। R गैस नियतांक होता है तो R की वैल्यू क्या आती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल आती है। थीटा क्या है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता होती है। अब देखो जब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, अब इसमें मेरे को क्या करना है R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू ये अपने को पता है। ये जब इस समीकरण में रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा E बराबर E नोट माइनस 8.314 गुणा 298 एल एन थीटा अपॉन एन 96,500 F का मान आ गया। तो अब मेरे को एल एन थीटा है इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो एल एन बराबर हमेशा आता है 2.303 log 10। जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो अपने पास क्या आएगा E बराबर E नोट माइनस 8.314 गुणा 298 गुणा ये वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पे तो 2.303 अपॉन एन log थीटा। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ इतने से समीकरण को इनको गुणा भाग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा E बराबर E नोट माइनस 0.059 अपॉन एन log थीटा। इसी को क्या बोलते हैं जो इक्वेशन आई है इसी को अपन नेनसर समीकरण बोलते हैं। तो अपने पास नेनसर समीकरण आ गई। अब अपन डेनियल सेल पढ़ रहे थे तो डेनियल सेल के लिए नेनसर इक्वेशन निकालनी। तो डेनियल सेल में क्या हो रहा था दो इलेक्ट्रोड थे, एक तो जिंक का था और एक कॉपर का था। जिंक वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर वाले का रिडक्शन हो रहा था। तो जिंक वाले में क्या बन रहा था जेड एन प्लस टू और कॉपर वाले में सी यू प्लस टू सी यू बन रहा था। तो डेनियल सेल की नेट सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी जेड एन प्लस सी यू प्लस टू जेड एन प्लस टू सी यू। ये इसकी क्या होगी नेट सेल रिएक्शन होगी। यहाँ क्या है प्रोडक्ट तो ये वाला पोर्शन है और रिएक्टेंट ये वाला पोर्शन। नेनसर समीकरण बराबर क्या होता है E बराबर E नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऊपर तो क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। भाई इस वाले पोर्शन को अपन ने सोल्व कर लिया तो अपने पास क्या आया था 0.0591 ये आया था। ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कौन से थे ये वाले प्रोडक्ट हैं जब प्रोडक्ट को यहाँ रख दिए। रिएक्टेंट कौन से थे ये वाला रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट रख दिए तो नई इक्वेशन अपने पास आ गई कि E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2। एन की वैल्यू कितनी है 2 है। 2 क्यों है क्योंकि इस सेल में दो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं स्थानांतरण हो रहा है तो इसलिए एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो क्या बनेगा E बराबर है ए नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 जेड एन प्लस टू सी यू अपॉन जेड एन सी यू प्लस टू। अब जो कोई भी शुद्ध द्रव या ठोस पदार्थ की सक्रियता है वो सदैव हमेशा एक होती है। एक क्यों होती है क्योंकि जो शुद्ध ठोस या द्रव है उनका आयतन और घनत्व है वो हमेशा फिक्स होता है इसलिए इनकी जो सक्रियता है एक्टिविटी है वो हमेशा एक आती है। तो यहाँ देखो कॉपर है और नीचे जेडन है ये दोनों क्या है सॉलिड स्टेट में है तो इनकी वैल्यू हमेशा एक आएगी। तो इनका मान जब एक रखेंगे तो अपने पास क्या बचेगा बोली E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 ऊपर तो क्या बच जाएगा जेड एन प्लस टू और नीचे सी यू प्लस टू बच जाएगा। ये क्या आ गई किसी डेनियल सेल के लिए नेनसर समीकरण आ गई ये वाली इक्वेशन। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझो कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। तो एक सेल के विद्युत वाहक बल का मान परिकलित करिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। यानी किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल सेल विभव का मान निकालना है जिसकी रिएक्शन निम्न प्रकार के से हो रही है Na प्लस टू Ag प्लस। इसकी कंसंट्रेशन दे रखा है 0.002 मोलर कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस टू। अब यहाँ Na प्लस टू की कंसंट्रेशन दे रखी है सांद्रता दे रखी है 0.160 मोलर प्लस 2Ag। ये सॉलिड है और ये सॉलिड है तो इनकी वैल्यू एक एक आएगी, इनके रखने की जरूरत नहीं है। ई नोड दे रखा है 1.05 वोल्ट तो नेनसेट समीकरण क्या हो जाएगा E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन log थीटा आ जाएगा। अब देखो जो अपनी रिएक्शन हो रही थी उसमें क्या था Na का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है और जो सिल्वर है इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ये क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है।
तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब एन की वैल्यू अपने पास है और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने पास है, तो इन सब की वैल्यू रखेंगे। ई नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर है 1.05 माइनस 0.0591 1/2 लोग, ऊपर तो किसका आएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास Na+2 की कंसंट्रेशन ये वाली, और नीचे आएगा Ag की कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की। तो जो ये प्रोडक्ट वाला Ni है, इसका तो क्या बना रहे थे, एनोड, और इसका क्या बना रहे थे, कैथोड। तो ऊपर किसकी आई कंसंट्रेशन, ऊपर एनोड की आई है और नीचे कैथोड की आई है। तो क्या बना अपने पास इक्वेशन, ई बराबर 1.05 माइनस 0.0591/2 लोग 0.060/0.0002 का स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर 1.05 माइनस, जब इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02955 लोग। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.160 माइनस 4 आ जाएगा। जब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ई बराबर 1.28 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना किस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि डेल जी बराबर होता है डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन थीटा। ये अपन ने थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में तो आपको पता होगा। तो साम्य अवस्था पे क्या होता है, जो डेल जी है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बराबर है डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के आ गया। अगर आर टी एल एन के यहाँ प्लस का है, इसको इधर भेज दूं तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का होगा। यहाँ से माइनस चिन्ह हटाएंगे तो इस साइड में माइनस लग जाएगा, तो यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, आर टी बराबर एल एन के बराबर है माइनस डेल जी नोट आ गया। अब मेरे को यहाँ से एल एन के यहाँ रखना है और आर टी यहाँ गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो एल एन के बराबर क्या आ गया, माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी आ गया। अब क्या होगा, एल एन को अभी देखे थे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो एल एन बराबर क्या आता है 2.303 log 10 आता है। ठीक है, तो जहाँ एल एन की वैल्यू पुट करेंगे तो 2.303 log के बराबर माइनस डेल जी नोट आर टी आ गया। अब मेरे को यहाँ ओनली log के की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2.303 गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो क्या है बनेगा समीकरण, log के बराबर है माइनस डेल जी नोट अपॉन 2.303 आर टी, ये इसकी एक इक्वेशन आ गई। अगर यहाँ से log को हटाएंगे तो इस साइड में एंटी log लगा देंगे, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, के बराबर एंटी log डेल जी नोट अपॉन 2.303 आर टी आ जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ा है कि डेल जी नोट है बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट के। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, इस वाले समीकरण में यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, नई इक्वेशन बनेगी log के बराबर एन ई नोट अपॉन 0.0591। कहने का मतलब क्या बन जाएगा, log के बराबर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन ई नोट एफ अपॉन 2.303 आर टी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें अपन किस किस की वैल्यू रख सकते हैं, एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, ई नोट की वैल्यू भी क्वेश्चन में देगा, एफ की वैल्यू अपने को पता है 2.303 और आर टी की वैल्यू अपने को पता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे रख के तो अपने पास नई इक्वेशन क्या आएगी, log के बराबर एन ई नोट अपॉन 0.0591 आ जाएगा। अब नोट दे रखा है कि सेल अभिक्रिया के सवतः अथवा असवतः होने का पता कैसे लगता है, कि कोई रिएक्शन है, कोई सेल अभिक्रिया है, वो सवतः हो रही है या असवतः हो रही है, तो इसका पता अपने को कैसे लगेगा। तो डेल जी बराबर क्या आता है, माइनस एन एफ ई आता है। अगर ई सेल का ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अभिक्रिया कैसी होगी, सवतः होगी। अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अभिक्रिया असवतः प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, अब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक में संबंध किस प्रकार आएगा, तो संबंध आता है डेल जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के। यह भी ऊपर आया था, ये वाली इक्वेशन, ये रही ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है आर टी एल एन के बराबर माइनस डेल जी नोट। अपने को डेल जी नोट निकालना है, माइनस को इधर ले जाएंगे तो डेल जी नोट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के, ये आ गया। ये किसका रिलेशन है, किसी भी सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य अवस्था स्थिरांक के बीच में संबंध आ गया, डेल जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के आ गया। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। अब निरूपित किस प्रकार से करना है,
कि Mg प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Mg प्लस 2 में। यहाँ Mg सॉलिड है और 2Ag भी क्या है, सॉलिड है, तथा इसके लिए ई नोट सेल का मान परिकलित कीजिए यदि ई नोट सेल बराबर है 3.17 वोल्ट हो। अब यहाँ ई नोट सेल है वो तो दे रखा है कितना, 3.17। ये कोई सेल की रिएक्शन है। अब इसका सेल का निरूपण बताना है, तो सेल का निरूपण कैसे होगा। यहाँ देखो Mg है, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg प्लस 2 में, तो Mg प्लस 2 में कन्वर्ट होगा तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag प्लस है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag के अंदर, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन एनोड में आता है, तो एनोड को अपन पहले लिखते हैं और कैथोड को बाद में लिखते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस प्रकार लिखेंगे, Mg प्लस 2, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन आ गई, फिर Ag प्लस इसकी कंसंट्रेशन और Ag आ गया। अब नेनसेट समीकरण है उसके अनुसार देखो, तो उसके अनुसार ऊपर तो क्या आ रहा था, एनोड, और नीचे कैथोड आ रहा था। तो नेनसेट समीकरण के अनुसार E बराबर ई नोड माइनस आर टी अपॉन NF Mg प्लस 2 Ag प्लस 2 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। तो E बराबर क्या बनेगा, ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Mg प्लस 2 Ag प्लस का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से ई नोट की वैल्यू अपने को दे रखी है 3.17, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.130 अपॉन, अब Ag की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, 3.17 माइनस 0.0295 लोग फर्स्ट में आएगा 1.3 गुणा 10 की पावर 7, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब इस पूरी को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, E बराबर 2.96 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ दे रखा है E नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 3.17 वोल्ट, Mg प्लस 2 की कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.130, Ag प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001, और n बराबर कितना है, 2 आ रहा था, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। ये कोई रिएक्शन है, इसका साम्य स्थिरांक अपने को निकालना है। Cu प्लस 2Ag, Cu प्लस 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ ई नोड दे रखा है 0.46 वोल्ट, n की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो log Kc बराबर क्या होता है, n ई नोट अपॉन 0.0591 आता है। n की वैल्यू अपने को दे रखी है 2, ई नोट की वैल्यू दे रखी है 0.46 वोल्ट, ये पुट करेंगे तो log Kc बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 0.46 अपॉन 0.0591 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो log Kc बराबर क्या आ गया, 15.5932 आ गई। अब Kc बराबर क्या होता है, एंटी लॉग, यहाँ से लोग हटाएंगे तो एंटी लॉग 15.5932 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे, एंटी लॉग को हटाएंगे तो इसको 10 की पावर में लेके जाएंगे इस वैल्यू को, तो इसको जब 10 की पावर में लेके जाएंगे तो अपने पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी 3.919 गुणा 10 की पावर 15 Kc का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कोई डेनियल सेल है उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है 1.1 वोल्ट। तो निम्नलिखित जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया कौन सी है, Zn प्लस Cu प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 Cu के अंदर। इसके लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान अपने को याद करना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, n बराबर 2 दे रखा है, 2 कैसे दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ये वाली जो रिएक्शन, इससे अपने को पता करना है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। F की वैल्यू अपने को पता है 96,500 कूलम्ब पर मोल आती है। इनोड सेल क्वेश्चन में दे रखा है 1.1 वोल्ट। तो अपने पास मानक गिब्स ऊर्जा थी, उसका फॉर्मूला क्या था, डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल था। अब n की वैल्यू पता है -2 है, तो -2 गुणा 1.1 96,500, तो डेल जी नोट बराबर क्या आ जाएगा, -21.227 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है ईंधन सेल, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें।